वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के जो बायोस्टैटिक्स पेपर है उसके बारे में। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है समांतर माध्य के बारे में। इससे पहले हमने यहाँ पर दो प्रकार के जो टेस्ट थे बायोस्टैटिक्स के वो डिस्कस कर लिए हैं। उसकी जो वीडियो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, या फिर आई बटन पर जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हो। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है समांतर माध्य का, यानी कि जो एवरेज होता है या फिर औसत होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बायोस्टैटिक्स के संदर्भ में। तो यहाँ पर हम इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर इनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि भाई समांतर माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर डायरेक्टली एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे हम इसको डिफाइन कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से क्या होता है ये कैलकुलेट किया जाता है, और बहुत ही सिंपल इसकी क्या होती है डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ एग्जाम्पल का। तो यहाँ पर दिया गया है कि भाई 5 जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, राइट, उनकी जो यहाँ पे हाइट दी गई है वो इस प्रकार है: 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर एंड 153 सेंटीमीटर एंड 160 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे दिया गया है 5 विद्यार्थियों की हाइट के बारे में कि भाई इनके आंकड़े जो हैं वो इतने इतने लंबाइयों के हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि इन सभी स्टूडेंटों की जो हाइट है वो अलग अलग डिफाइन या अलग अलग बताने से बढ़िया है कि उन सब का एक यहाँ पर एवरेज निकाला जाए और उनमें से किसी एक आंकड़े को रिप्रेजेंट किया जाए और बताया जाए कि भाई इन सभी विद्यार्थियों की जो हाइट है वो इतनी है अप्रोक्सीमेट। तो कैसे कर सकते हैं कि भाई किसी की 150 है, 51 है, 52 है, 53 और 60 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि समांतर माध्य जो होता है ना, वो एक इजी मेथड होता है इनके बीच के वैल्यू को फाइंड आउट करने का। कैसे? हम इसे औसत भी बोल सकते हैं, मीन को औसत यानी कि एवरेज। और जो एवरेज होता है वो सभी आंकड़ों के बीच की जो मिड वैल्यू होती है उसे हम एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम इन आंकड़ों की अगर एवरेज की बात करें तो क्या होगा भाई, तो टोटल जो हमारे पास में आंकड़े होंगे, ठीक है, समस्त जो आंकड़े होते हैं या टोटल जो आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उनका क्या कर देंगे, यहाँ पे योग कर देंगे, ठीक है। और उसमें जितने भी यहाँ पर आंकड़े हैं उनकी संख्याओं को भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आंकड़े 5 है, 1 2 3 4 5 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर उनका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। यानी कि जो कुल आंकड़ों की क्या है यहाँ पे संख्या है, सॉरी कुल नहीं आएगा, टोटल जो आंकड़ों की संख्या है उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा भाई, एवरेज जो है ना या फिर मीन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर डाटा जो है, आंकड़े जो हैं, उनको हम यहाँ पर एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला आंकड़ा होगा उसे हम x1 से डिनोट कर देंगे, प्लस में ऐसे ही हम आंकड़े को जोड़ देंगे, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, और जितने भी हमारे पास में डाटा होंगे या आंकड़े होंगे उन सब का यहाँ पे हम जोड़ कर देंगे, ठीक है, n तक। और बटे में जितने भी वो आंकड़े हैं उनकी संख्याओं को काउंट कर लेंगे, कितने हैं वो भाई, 1 2 3 4 5 हैं। तो टोटल यहाँ पर जो आंकड़े होंगे उनकी संख्याओं को यहाँ पर डिनोट कर देंगे। तो एक फॉर्मूला तो ये है समांतर माध्य याद करने का या फिर एवरेज याद करने का। इससे अगर हम इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में x1 यानी कि जो पहला स्टूडेंट है उसकी जो यहाँ पे हाइट दी गई है वो पहला आंकड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 150 प्लस में 151, 152 एंड 153 एंड लास्ट 160। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट है, ये 5 स्टूडेंट है। तो n का वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ कर लेते हैं, टोटल जो जोड़ होगा उसका वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 766 यहाँ पे इसका जोड़ हो गया। और बटे में क्या हो गया भाई, टोटल जो संख्या है स्टूडेंटों की वो कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर जब इसका हम यहाँ पे डिवीज़न करते हैं 766 का 5 से, तो हमारे पास में जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 153.2, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ना वो इसके यूनिट के अकॉर्डिंग हो जाएगी, यानी कि सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में जो यहाँ पर समांतर माध्य का जो मान आया है वो 153.2 सेंटीमीटर है। अब इससे मतलब क्या होता है, इससे मतलब सीधा होता है कि 5 जो विद्यार्थी हैं उनकी जो अलग अलग यहाँ पे हाइट दी गई है उन सभी अलग अलग हाइट को
डिनोट न करके हम उन सब की एक ही हाइट को यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, वो 153.2 सेंटीमीटर से लगभग, मतलब सबकी क्या है, सबकी हाइट जो है वो इतने ही एवरेज में आएगी। तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, समांतर माध्य, यानी कि औसत, एवरेज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे औसत जो होता है या समांतर माध्य जो होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये तो था सिंपल सा फंडा, सिंपल सा मेथड। अब यहाँ पे समांतर माध्य बायोस्टैटिक्स में अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आता है। कैसे, देखिए बायोस्टैटिक्स में समांतर माध्य जो होता है ना वो 3 कैटेगरी के लिए पूछता है। कितनी कैटेगरी के लिए, 3 कैटेगरी के लिए, जिसमें हमने यहाँ पर जो पहला मेथड बताया वो एक सिंपल सी कैटेगरी का मेथड बताया है, जिसमें हम नॉर्मली औसत या एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की जो सीरीज है उनके लिए हम यहाँ पर जो अरिथमेटिक मीन है उनको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात आती है फर्स्ट सीरीज की, जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। इसे हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो IS सीरीज होती है। सेकंड जो सीरीज आती है वो आती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हम खंडित श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यो DS सीरीज के नाम से जानी जाती है। तीसरी सीरीज जो आती है वो आती है कंटिन्यूअस सीरीज, यानी कि जो कंटिन्यूअस लगातार चलने वाली सीरीज होती है एक गैप के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसमें वर्ग अंतराल आपको देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, जिसे हम सतत या फिर अखंडित श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में CS सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमारे बायोस्टैटिक्स में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए श्रेणियां हैं, जिनको हम अलग अलग प्रकार से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों सीरीज में बेसिक अंतर क्या है, यानी कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमें जो क्वेश्चन मिला है पेपर में उसमें कौन सी सीरीज के लिए हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए तीनों सीरीज को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। पहली बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज़ में इस सीरीज़ के अंतर्गत जो हमें आंकड़े मिलते हैं, डाटा मिलते हैं, ठीक है, जो भी हमें डाटा दिए जाते हैं वो सभी डाटाज एक पार्टिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब जिस भी व्यक्ति के लिए या फिर जिस भी संख्या के लिए हमें आंकड़े मिल रहे हैं वो एक एक संख्या क्या होगी, अलग से सेपरेट होगी, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि एग्जाम्पल के तौर पे कि 5 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनकी जो लंबाई है, ठीक है, वो फिट में दी गई है, और एग्जाम्पल के तौर पे जो इनकी लंबाई है वो इस प्रकार है। ये 5 स्टूडेंट हैं जिनकी लंबाई किसी की 5 फीट है, किसी की 7 फीट है, किसी की 6 फीट है, किसी की 5 फीट, यानी कि सेम भी हो सकती है, और लास्ट की कितनी है, 5 फीट है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हैं, ये वाले जो आंकड़े हमें मिले हैं, ठीक है, ये जो इनकी लंबाई के, ये इनके एक्स कहलाते हैं, यानी कि डाटाज कहलाते हैं सारे सारे, राइट। सेकंड श्रेणी के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड श्रेणी आती है कौन सी, DS। ठीक है, इस सीरीज में हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर हमें जो डाटा मिलेंगे, आंकड़े मिलेंगे, वो पार्टिकुलर तो होंगे बट उसमें जो डाटाज होंगे उनकी संख्याएँ फ्रीक्वेंसी के रूप में दी जाएंगी, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि उन आंकड़ों की आवृत्ति देखने को मिलेगी, पुनरावृत्ति मिलेगी, यानी कि एक ही आंकड़ा आपको 2-3 संख्या में हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं जिनकी लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में दी गई है। इनकी लंबाई किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर यूनिट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो यूनिट आपको सवाल में दी गई होगी वही आपको आंसर के पीछे लगा देनी है। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में, और कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हम इन सभी स्टूडेंटों को लिख लेते हैं 5, 6, ये 10 स्टूडेंट हो गए। इनकी लंबाई जो है सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, ठीक है, 170 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर,
160 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर, ये 10 लोगों की हो गई। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या हुआ, दोनों तो सेम हो गए, तो यहाँ पर डिफरेंट आपको क्या मिलेगा कि इन आंकड़ों को 10 विद्यार्थी के तौर पे दे देगा, लेकिन इनके आंकड़ों को फ्रीक्वेंसी के रूप में देगा। अर्थात यहाँ पर जो 150 सेंटीमीटर के जो हाइट के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर कितने हैं उनकी फ्रीक्वेंसी देगा। तो अब इनमें काउंट कर लेते हैं कितने लोग हैं, 1 2 यानी कि 2 लोग हैं। तो यहाँ पर इसको यहाँ से हटा करके, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के रूप में देगा कि 150 के 2 स्टूडेंट हो गए, 160 कितने हैं, 1 2 3 4 4 स्टूडेंटों की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। इसके अलावा 155 कितने हैं भाई, इसमें से 2 हैं, तो इनकी संख्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के तौर पे दी जाएगी, 2 होंगे। 160 वाले कितने होंगे, ये हमने पहले निकाल चुके, 4 बार आ चुका, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, 160 को भी यहाँ से हटा देते हैं, और इसके बाद में 155 वाले भी यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, अब बचे कौन, 170 वाले, तो इनकी संख्या कितनी है भाई, 2 ही है। तो इस प्रकार से टोटल जो हमें यहाँ पर आंकड़े मिलेंगे वो इस बेस पे मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सीरियल नंबर इनके चेंज होएंगे, 1 2 3 और 4, ये सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर हमें याद रखना, ये नॉर्मली अगर पेपर में दिया है तो ठीक है, वरना हम खुद भी ये काउंट कर सकते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन करते समय इंक्लूड नहीं होता, ये हम अपने क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने के लिए लगाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें में आंकड़े जो हमें दिए गए हैं, एक्स की वैल्यू जो कि इनकी लंबाई है, और प्लस में अब श्रेणी दूसरी है, डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, तो इसमें हमें आंकड़ों की पुनरावृत्ति मिलेगी, कितनी बार वो आंकड़े आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर इस श्रेणी में। तो ये जो यहाँ पे दिए गए हैं कि 150 के 2 स्टूडेंट है, 160 के 4 स्टूडेंट है, 155 के 2 स्टूडेंट है और 170 के 2 स्टूडेंट हैं, तो ये इनकी फ्रिक्वेंसी रहेगी, यानी कि एफ रहेगी। तो आपको इस टेबल से और इस टेबल से डिफरेंस समझ लेना है कि भाई इसमें जो है वो एक व्यक्ति के लिए एक आंकड़ा दिया गया है, चाहे फिर वो रिपीट क्यों ना होता हो, वो अलग मिलेगा आपको दोबारा से। बट इसमें अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी संख्या जो होगी ना वो फ्रीक्वेंसी के रूप में दी जाएगी। ये इनमें एक बेसिक अंतर होता है। ये इंडिविजुअल है, इसमें आपको एफ काउंट नहीं करना, केवल एक्स दिया जाएगा। इसमें आपको एक्स भी मिलेगा, प्लस में उसके साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। तीसरी सीरीज आती है कंटिन्यूस सीरीज। कौन सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, जिसे हम CS के नाम से भी जानते हैं। इस सीरीज में क्या अंतर होगा, तो भाई सिंपल सा है, ये दोनों से हटके है थोड़ा सा। कैसे है, जो हमें यहाँ पर आंकड़े दिए जाएंगे, ठीक है, चाहे हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें ये आंकड़े जो होंगे ना वो एक फ्रीक्वेंसी के रूप में तो होंगे, बट यहाँ पर उनकी जो संख्या होगी ना वो एक वर्ग अंतराल के रूप में दी जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्ग अंतराल के बारे में, वर्ग अंतराल, ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे को आंकड़े दिए जाते हैं या हमें जो आंकड़े मिलते हैं उन आंकड़ों को एक वर्ग के रूप में, एक गैप के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 150 से 155 का एक वर्ग अंतराल बन गया, ठीक है, जिसमें फिक्स क्या होता है, गैप होता है। तो यहाँ पर हमें जो आंकड़े मिलेंगे ना, एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो एक वर्ग के रूप में मिलेगी। जैसे 150 से और 155 सेंटीमीटर के स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, 2 है। संख्याएं जब आ गई हैं यानी कि उनकी पुनरावृत्ति आ गई है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उनकी वो फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक, ऐसा ही अगर इसी क्वेश्चन के बारे में आगे बात करें, 155 से और 160 के जो हाइट के विद्यार्थी हैं वो 3 हैं, 160 से और 165 तक के विद्यार्थियों की संख्या 2 है, 165 से 170 तक के हाइट वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इस प्रकार से अगर आपको टेबल मिलती है जिसमें एक्स की वैल्यू वर्ग अंतराल के रूप में दी जाती है, तो ऐसी श्रेणी को हम तीसरी यानी कि कंटिन्यूस श्रेणी मानते हैं। राइट है। अब इसमें क्या होता है कि तीनों में अगर हम बेसिकली अंतर देखें तो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में हमें एक एक जो आंकड़े होंगे वो अलग दिए जाएंगे, राइट, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको प्रत्येक आंकड़े के लिए मिलेगी। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपको आंकड़े तो मिलेंगे, एक्स की वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू के साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। तीसरा, एक्स की वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू जो है वो एक वर्ग अंतराल के रूप में मिलेगी। ठीक है, किसके रूप में मिलेगी, वर्ग अंतराल के रूप में, क्लास इंटरवल के रूप में मिलेगी। बस कंटिन्यूस सीरीज को समझने का सिंपल सा फंडा है, आपको गैप मिल जाए ये समझ जाना कौन सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है। बाकी आप समझ सकते हो डिस्क्रीट सीरीज होगी या फिर इंडिविजुअल सीरीज होगी। अब आप बाकी ऊपर दे देता है वो कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनके बारे में वो बात कर रहा है, तो उनको हम एक सीक्वेंस से लिख लेते हैं, जिनको हम सीरियल नंबर के नाम से जानते हैं। ये हमें किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हमें अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं बस। अब इन तीनों श्रेणियों के लिए हम डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई इनके श्रेणी के अकॉर्डिंग समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे समांतर माध्य इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए कैलकुलेट करना। देखिए फर्स्ट चीज़ आती है समांतर माध्य ज्ञात करने की, वो है इंडिविजुअल सीरीज़। इस सीरीज़ के लिए हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इस श्रेणी के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है कि आप किस प्रकार से समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है कि जो समांतर माध्य होते हैं जिसे हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। जितने भी हमारे पास में आंकड़े होंगे, समस्त आंकड़े, ठीक है, यानी डाटाज, उनके मूल्य का योग कर देंगे, ठीक है, उनके मूल्य का योग कर देंगे और बटे में उसमें यानी कि भाग दे देंगे हम किसका, जितने भी आंकड़े हैं ना उनकी संख्याओं का, राइट। x बार बराबर, आंकड़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से और x के योग को समेसन बटे में जो संख्याएं होती हैं टोटल उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि भाई जो x बार है वो मीन है और ये जो आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हो ये सम है यानी कि योग है और x यहाँ पे जो है वो डाटा है यानी कि आंकड़े हैं और n जो है यहाँ पर जो आंकड़े हैं ना उनकी संख्या है, आंकड़ों की संख्या, राइट। इस प्रकार से इस फॉर्मूले से आप इजीली व्यक्तिगत श्रेणी के लिए समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, 10 मरीज हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पर ब्लड प्रेशर दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। इनके लिए समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये हमें क्वेश्चन मिला है, ठीक है। मरीज और उनका ब्लड प्रेशर होता है वो मिलीमीटर मरकरी में दिया जाता है, मिलीमीटर मरकरी में दिया जाता है, राइट। अब यहाँ पर जो मरीज है उनकी संख्या यहाँ पे नोट कर लेते हैं भाई। पहला, इसका जो बीपी है वो 120 mmHg है, दूसरे का 130 है, तीसरे का 120 है, चौथे के लिए 115 है, पाँचवें के लिए 130 है, छठे के लिए 125 है, सातवें के लिए 120 है, आठवें के लिए 130 है, नौवें के लिए 120 है और 10वें के लिए भी 120 है, राइट। ये हमें क्या मिला है, क्वेश्चन मिला है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समांतर माध्य कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसमें हम फॉर्मूले से इसका कंप्लीट जो समांतर माध्य है वो ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला है समेसन x बटे n। यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ है वो हमें दी गई है भाई 120, 130, 120, इन सब का योग कर लेते हैं। 120, 130, 120, 115, 130, 125, 120, 130, 120, 120। एक बार इनको काउंट कर लेते हैं कि 10 लोगों की हुई है कि नहीं हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें भाग दे देंगे कितने मरीज़ हैं, ये 10 मरीज़ हैं। तो x समांतर माध्य क्या होगा भाई, इनको जोड़ेंगे टोटल तो हमें मिलेगा 1220 और टोटल मरीज संख्या कितनी है 10। तो 1220 में हम 10 का भाग देंगे तो 122.0 mmHg ब्लड प्रेशर मिलेगा, जो कि इनका क्या होगा, मध्य मान होगा यानी कि मीन कहलाएगा। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन के लिए जो समांतर माध्य है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो समांतर माध्य है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसके बाद में बात करते हैं किसी और एग्जाम्पल की, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फॉर सेकंड एग्जाम्पल है, 5 विद्यार्थी हैं जिनकी जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर। ये 5 विद्यार्थी हैं जिनकी हमें यहाँ पे लंबाई दी गई है। इन आंकड़ों से हमें याद करना है कि इन विद्यार्थियों के लिए समांतर माध्य की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला लगा देंगे समांतर माध्य बराबर समेसन x अपॉन n, यानी टोटल जो आंकड़े उनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेते हैं इनको एक बार, कितने हो जाएंगे ये 805 टोटल हो गए यहाँ पे 805 और कितने विद्यार्थी है 5 विद्यार्थी भाग दे देंगे।
161 यहाँ पे इनका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट किस में है वो हम यहाँ पे लगा देंगे आंसर के पीछे। तो सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 161 सेंटीमीटर इन सभी पाँचों विद्यार्थियों के लिए मिड वैल्यू का मान हो जाएगा, यानी कि समांतर माध्य का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए, उसके समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं सेकंड सीरीज के लिए, जो कि डिस्क्रीट सीरीज है, DS सीरीज। इसको कैसे ज्ञात करते हैं या फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखिए नेक्स्ट सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि खंडित श्रेणी। उसके लिए हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके लिए जो समांतर माध्य है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो आंकड़े होंगे उनका योग करेंगे और उनको आंकड़ों को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होंगे उन फ्रीक्वेंसी का टोटल जो योग होगा ना उससे उसको भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने का, वो होता है समेसन XF बटे समेसन F। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बार बराबर जो हमें यहाँ पर दिया गया है टोटल योग फ्रीक्वेंसी इंटू x का बटे में समेसन F। समेसन F की जगह पे हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल जो N है ना, कैपिटल जो N है वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की टोटल संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, राइट। 10 मरीज़ थे, राइट, जिनका यहाँ पर ब्लड प्रेशर हमें दिया गया था, ठीक है। उनको हम यहाँ पे कंटिन्यू लिख लेते हैं, टेबल के रूप में लिख लेते हैं। मरीज़ हो गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर उनकी आवृत्ति दी जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, F की वैल्यू दी जाएगी। मरीज जो डाटा होंगे वो यहाँ पे X से डिनोट किए जाएंगे। टोटल संख्या जो होती है मरीजों की वो यहाँ पर किसके रूप में दी जाएंगी, सीरियल नंबर के रूप में दी जाएंगी, जिसको आप लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। तो एक मरीज है जिसकी जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 है और ऐसे मरीज 2 हैं संख्या में, ठीक है। एक 110 वाला है, एक 115 वाला है, जबकि 130 वाला की संख्या 3 है और 125 वाला संख्या 2 है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें हमें ये पता करना है पहले तो कि ये सीरीज़ किसके लिए है, कौन सी सीरीज़ है ये। तो यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ है और डिस्क्रीट सीरीज़ है। बिकॉज कंटिन्यूस सीरीज हो नहीं सकते, कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लास इंटरवल मिलती है। क्या मिलती है, क्लास इंटरवल, जो कि 120 से 130 इस प्रकार के गैप के अकॉर्डिंग मिलती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज तो है नहीं। अब बच गई कौन सी, यहाँ पे 2 सीरीज बच गई, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज ये है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए ना उनकी यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है कि भाई इतने आंकड़े वाले मरीज कितने हैं, 2 हैं। 110 वाला अकेला ही है, 115 वाला भी अकेला ही है, 130 वाला संख्या यहाँ पे 3 है। अगर ऐसी पुनरावृत्ति होती है, आवर्ती दी जाती है, तो वो डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। कौन सीरीज कहलाती है, वो डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। देखिए एक बार वैल्यू काउंट कर लेते हैं कि भाई 10 मरीजों की हुई है कि नहीं हुई है। 2 और 1 3, 1 4, 3 7 और 2 9 मान लेते हैं। इसको हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं। भाई ऐसे मरीज जो हैं वो दो मरीज 110 BP वाले। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए भाई टोटल यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी गई होती है ना, उन फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके जो डाटाज है ना उनके साथ में। तो यहाँ पर एक नई टेबल बनेगी, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम इनको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बनेगी जिसके लिए हमें x की वैल्यू मिलेगी। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे जितनी भी x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई, 120 है, 110 है, 115 है, सॉरी 110 है, ये 130 है और 125 है। ये यहाँ पे आंकड़े हैं जो हमें दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी जो है इनकी आवृत्ति जो है वो कितनी है भाई, 2 है, एक की, इसकी भी 2 है, ये 1 है, 3 है और ये 2 है, राइट। अब इसके बाद में क्या करना है, जो हमें यहाँ पर आंकड़े दिए गए ना इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि x को f से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो fx या फिर xf की वैल्यू मिल जाएगी। या तो इसको xf से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इनको f और x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई सा भी आप इसमें ले सकते हो जो आपने फॉर्मूले में ले रखा है उसके अकॉर्डिंग, राइट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 240 हो जाएगा और यहाँ पे 220 हो जाएगा और ये सिंगल रहेगा। और ये जो होगा वो 3 के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 130 को, तो ये हो जाएगा 390 और ये हो जाएगा 250। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो यहाँ पर आंकड़े आते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं।
अब इसके बाद में क्या है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे बच गई है, क्या कि यहाँ पर हमें फॉर्मूले में किन किन का समेशन दे रखा है। तो देखिए x और f को मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका समेशन है और टोटल f जो है उनका समेशन है। तो f तो ये रहा, इसका टोटल क्या रहेगा, ये समेशन, ये टोटल 10 हो गया भाई, समेशन f का मान जो कितना है 10 हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इस फॉर्मूले में जो कि समेशन x f है। तो यहाँ पर हमारे पास में x और f है या फिर f x है, इसको हम यहाँ पे टोटल जोड़ करेंगे तो ये भी हमारे पास में आ जाएगा। इसका टोटल जो योग होगा भाई वो 1215 होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में दोनों वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख देते हैं, समांतर माध्य बराबर, इसकी वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 1215 बटे में जो नीचे की वैल्यू है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी की संख्या है वो 10 है। जब इसको हम सोल्ड आउट करेंगे तो ये आएगा 121.5, राइट, और 0। ये जो वैल्यू है ना वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए समांतर माध्य की वैल्यू है इन 10 मरीजों के ब्लड प्रेशर की, राइट है। अब ब्लड प्रेशर जो यूनिट में दिया गया है ना उसी को हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, mmHg। देखिए ब्लड प्रेशर जो होता है ना उसकी यूनिट जो होती है वो मिलीमीटर मरकरी होती है, तो हम यहाँ पे इसकी यूनिट भी लगा देंगे। इस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज के लिए समांतर माध्य याद किया जाता है। यहाँ पर एक टेबल आपको मिलेगी क्वेश्चन में, जो कि आपके छपे हुए मिलेगी आपको पेपर में। नेक्स्ट आपको हल करते समय सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है उसका, जिस सीरीज़ के लिए आपसे पूछा गया है, और उसके बाद में उस सीरीज़ के लिए उस क्वेश्चन की आपको टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। आवर्ती जो सारणी होती है ना वो बनानी पड़ेगी। आवर्ती सारणी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सिंपल सी चीज़ है, आंकड़ों से स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। अगर आप इससे पहले सीरियल नंबर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। सिर्फ सीरियल नंबर मतलब होता है क्रम के अनुसार, भाई ये आंकड़ा पहले व्यक्ति के लिए हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, जितने भी होंगे हम नंबर से इनको काउंट करते हुए चलेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केवल और केवल इनको एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टम तरीके से अरेंज करने के लिए दिया जाता है। अगर ये नहीं भी होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हमारे पास में आंकड़े हैं उन्हीं से हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी सीरीज के लिए आप समांतर माध्य आराम से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी सीरीज, जो कि हमें कंटिन्यूस सीरीज होती है, और इसमें हमें आंकड़े जो होते हैं वो एक वर्ग अंतराल के रूप में दिए जाते हैं। यानी कि अब आपको ये जो आंकड़े हैं ना वो एक सिंपल फॉर्म में नहीं होंगे, जबकि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए जाएंगे, जटिल रूप में दिए जाएंगे, जिनको हम एक वर्ग के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर समांतर माध्य तीसरी श्रेणी के लिए याद करते हैं, जिसको हमने कंटिन्यूस सीरीज नाम दिया है, यानी कि CS फॉर्म, राइट। तो CS के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात कर लेना है, ठीक है। अब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि CS किस प्रकार से हमें दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे कि कुछ मरीज हैं, ठीक है, और उनकी जो ब्लड प्रेशर है उनका मान दिया गया है, ठीक है, mmHg में, जो कि एक टेबल के रूप में दिया गया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर किसी मरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो 100 से और 110 के बीच में है, राइट। किसी का 110 से 120 के बीच में है, किसी का 120 से 130 के बीच में है, किसी का 130 से 140 के बीच में, राइट। इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है यानी कि x का मान जो है वो वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी कि आवृत्ति दी गई है, 3 मरीज, 2, 2 और 3, इस प्रकार से। तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सा फॉर्म है भाई। इसमें क्या है कि जो हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी गई ना, पहले इसको सरल कर लेना है, ठीक है। सरल कैसे, कि जो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है उस वर्ग अंतराल का हमें यहाँ पर मध्य मान निकाल लेना है, बीच का मान, मध्य मान, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं टेबल में। किससे, d से। अब मध्य मान कैसे निकालते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, वर्ग अंतराल में दो सीमाएं होती हैं, लिमिट्स होती हैं। एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है कौन सी, अपर लिमिट। दोनों को जोड़ देना है, उसमें 2 का भाग दे देना है, यानी कि मिड वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो, तो मिड वैल्यू का मान आ जाएगा। जैसे कि मैं पहले वर्ग की बात करूँ 100 से और 110 के लिए मिड वैल्यू का मान कितना होगा, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 100 से और 110 के लिए, इस ग्रुप के लिए मैं बात करूँ लोअर लिमिट और ये हायर लिमिट, तो 100 प्लस में 110 बटे में 2 जो मान आएगा, ठीक है, वो मान इसका बीच का मान होगा, यानी कि 105। कितना होगा, 105। ये मान हमें सभी वर्ग के लिए निकाल लेना है, जिसको हम यहाँ पे d से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, एक टेबल में कॉलम और बन जाएगा,
वो होगा डी का। तो यहाँ पर पहले वाले का जो सिंप्लीफिकेशन यानी मिड वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 105 होगी, दूसरे के लिए 115 होगी, तीसरे के लिए 125 और चौथे के लिए 135 होगी। निकाल सकते हो आप चाहो तो पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए। दूसरा ग्रुप कौन सा भाई, 110 से और 120 तक का है, जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। कितने हो गए भाई इसमें, 230 हो गए ना। ये 230 में 2 का भाग दो, कितना आएगा भाई, 115 आएगा ना। यानी कि 10-10 का इसमें क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो तीसरे के लिए कितना आ जाएगा, 10 जोड़ दो 115 में, 125, चौथे के लिए 135। तो इस प्रकार से मिड वैल्यू सबके लिए आ जाएगी। जब ये 3 काम हो जाएं तो उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि इस कंटिन्यूस सीरीज को जो कि वर्ग अंतराल दिया गया है, इस वर्ग अंतराल को हमें डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लेना है। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए भाई जो हमारे पास में ये जो आंकड़े दिए गए हैं 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140, इसके यहाँ पर वर्ग अंतराल को हमें यहाँ पे ख़त्म कर लेना है और इनके बीच की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेना है, जो कि यहाँ पे डी का मान है। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पर इस वर्ग अंतराल का बीच का मान है। ठीक है, ये करने के बाद में जो हमारी जो कंटिन्यूस सीरीज है ना, वो ख़त्म हो जाती है किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में, यानी कि चेंज हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज में। अब जो हम यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे, आंकड़ों से, यानी कि एक्स से, वो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एक्स का मान है ना, ये एक्स का मान मल्टीप्लाई नहीं होगा इस सीरीज में। जो यहाँ पर एक्स का मान होगा ना, वो ये वाला मान माना जाएगा, क्योंकि हमने इस सीरीज को कन्वर्ट कर लिया इस सीरीज में। तो यहाँ पर अब जो मल्टीप्लाई होगी ना फ्रीक्वेंसी, वो किससे होगी, इससे डी के वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो इस प्रकार इस सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है मीन ज्ञात करने का, वो होता है समांतर माध्य बराबर समेसन एफ डी, राइट, बटे में समेसन एफ। समेसन एफ के जगह पे हम एन यानी कि जो आवर्ती है ना, उनकी संख्या भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे जब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे एफ डी का, तो उसमें इनको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर नोट कर ली जाएगी, जैसे कि 315 हो। तो देखिए नेक्स्ट जो कॉलम है ना, वो एफ और डी के मल्टीप्लिकेशन से बन गया एफ डी का, और इसमें हमने वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हम यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनका समेसन कर देंगे, राइट, और समेसन की वैल्यू को फॉर्मूले में रखने के बाद में इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। इस प्रकार से इस श्रेणी के लिए एक कॉलम और बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब जो हमारे पास में जो एफ डी है ना, इस पूरे एफ डी का यहाँ पर समेसन कर लेते हैं। जो समेसन आएगा उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो ये हो गया जी, टोटल जो एफ डी का समेसन होगा वो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसका हम यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पे 10। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो हमें इस श्रेणी के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है एक्स बार ज्ञात करने का, वो इस प्रकार से दिया गया है, समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। ये इसका फॉर्मूला होता है तीसरे श्रेणी को ज्ञात करने का। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ है। यहाँ पर जो डी है ना, डी की वैल्यू जो है वो क्या है, मिड वैल्यू है फ्रीक्वेंसी उसकी, आंकड़ों की ही क्या है, मिड वैल्यू है ये। तो इसके बाद क्या होगा भाई, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 1200 बटे में 10। तो इस श्रेणी के लिए जो यहाँ पर मिड वैल्यू आएगी, या फिर आप बोल सकते हैं समांतर माध्य आएगा, वो कितना आ जाएगा भाई, 120.0। अब ये मान किस में दिया गया आपको क्वेश्चन पेपर में, तो ये ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर को हम यहाँ पर mmHg में काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से तीसरी श्रेणी के लिए भी हम यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं एक सिंपल से फॉर्मूले से। कुछ नहीं करना इस श्रेणी में, आपको इस श्रेणी को, कंटिन्यूस श्रेणी को कन्वर्ट कर लेना है डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है ना, कंटिन्यूस जो सीरीज है ना, उसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लेना है। चेंज करने का सिंपल सा फंडा है, एक्स की वैल्यू जो है उन दोनों वैल्यू को जोड़ करके इसके बीच की वैल्यू को यहाँ पे डी से डिनोट कर देना है बस, और उस वैल्यू को यहाँ पे एक टेबल में अलग से कॉलम बना करके लिख देना है। और फॉर्मूले में जो यहाँ पर दिया गया है ना एफ डी, ये इसी का मान होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को इसके मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपके स्क्रीन पे होगा, और आप यहाँ पे होमवर्क जो होता है ना, उसको आप यहाँ पे सोल्व आउट कर सकते हो। तीनों श्रेणी के लिए यहाँ पर 3 आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और उनके तीनों के यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात कर लेने हैं। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पर जो कंटिन्यूस सीरीज है, इस सीरीज से हम समांतर माध्य को एक अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक स्टेप डेविएशन मेथड दिया गया है, यानी कि एक
कल्पना के माध्यम से भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हम कल्पित माध्य कहते हैं। इस कल्पित माध्यम के माध्यम से भी हम एक कोई भी यहाँ पर जो इनका बीच की वैल्यू होती है ना वो मान लेते हैं और इसको हम सोल्ड आउट कर लेते हैं। देखिए इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ये सभी जो एग्जांपल्स है उसमें समांतर माध्य के बारे में पूछा गया है। इनके आंसर जो होंगे वो हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे, आप उससे मैच कर सकते हो।